सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जितने अधिकारी हैं वो कानून की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हमारे नेता क्या करते हैं, वो जो ड्राफ्टिंग होकर आती है उस पर बहस करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। और बहस करने के बाद अगर मैं कोई चीज उसमें से घटानी हो या जोड़नी हो तो उसको भी वो नहीं कर सकते, वापस सेक्रेटरी के पास जाएगा और वही करके भेजेगा। तो इतने हाथ अगर कटे हुए हैं आपके, तो क्यों जा रहे हैं वहां पर? क्या मतलब है आपके वहां जाने का? और पिछले 50 साल से अगर संसद अपना यह नियम नहीं बदल पाई कि ड्राफ्टिंग इस देश में वो लोग करेंगे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आजादी का मतलब क्या है? ये तो अंग्रेजों के जमाने में होता था। आईसीएस ऑफिसर कानून की ड्राफ्टिंग करते थे अंग्रेजों के जमाने में। और क्यों करते थे अंग्रेजों के जमाने में? क्योंकि आईसीएस ऑफिसर की जो ड्राफ्टिंग होती है वो कभी किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए वो बनाया करते थे। आज भी वही होता। और दुर्भाग्य से मैं आपको बताऊं कि इसमें हंसिएगा मत, हिंदुस्तान की संसद में बैठने वाले अधिकांश और बहुतांश लोग समझते नहीं कि वो कानून क्या है जिस पर वो बहस कर रहे हैं। हमारे देश में क्या नियम है? हमारे देश में नियम यह है कि आप किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाइए तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि कम से कम कक्षा 12 पास होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री बनने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बन सकते हैं। जिस आदमी ने कभी जीवन में शिक्षा नहीं ली वो शिक्षा मंत्री, जिस आदमी ने कभी खेत में हल नहीं चलाया वो कृषि मंत्री, जो जानता नहीं कि कॉमर्स और बिजनेस क्या होता है वो कॉमर्स मिनिस्टर, जिनको मालूम नहीं कि वित्त क्या होता है वो वित्त मंत्री। तो देश का बंटाधार तो होने ही वाला है। और हमारे यहां भारतीय सभ्यता में एक वाक्य कहा जाता है, बहुत गंभीर है, कि जिस देश में अज्ञानी लोग ज्ञानी के ऊपर शासन करना शुरू कर दें उस देश का बंटाधार हो जाता है। वही हो रहा है हमारे देश में। यह कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें अज्ञानी लोग ज्ञानी के ऊपर शासन करते हैं? अंगूठा छाप आदमी मंत्री हो सकता है। एक तरफ आप कह सकते हैं कि यह डेमोक्रेसी की बलिहारी है, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि देश डूब रहा है इसी। उसको हम डेमोक्रेसी की बलिहारी मारेंगे, देश डूबने को माने। और तब आप कहते हैं कि आपने चुनकर क्यों भेजा उसको? तो मेरे मन में हमेशा प्रश्न यह आता है कि मेरे सामने जब 10 चोर खड़े हुए हैं तो मैं क्या चुनूं? सिवाय एक विकल्प के मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि इन 10 चोरों में जो सबसे कम चोर है उसको चुनूं मैं। क्या गारंटी है जिसको आज मैंने सबसे कम चोर मानकर चुना है वो कल सबसे बड़ा चोर साबित नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी? और दुर्भाग्य से जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं वो डेमोक्रेसी में आपको कुछ नहीं मिला है सिवाय इसके कि आप आंख बंद करके वोट डालिए। किसको वोट डालें? सब जगह तो चोर ही चोर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी मजबूरी यह है कि हम सबसे कम चोर को चुने। और जहां मजबूरी होती है वो डेमोक्रेसी नहीं होती, वो प्रजातंत्र नहीं है, वो तो कोई दूसरा तंत्र है जिसको भीड़ तंत्र कहना चाहिए। और मजबूरी आपकी क्या है? आपको राइट टू इलेक्ट तो मिला है लेकिन राइट टू रिजेक्ट नहीं मिला। माने जिस आदमी को आपने चुनकर भेजा है, कल को मान लीजिए वो करप्ट हो गया, उसको वापस बुलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो जिस व्यवस्था में किसी करप्ट आदमी को वापस बुलाने का अधिकार नहीं है वो व्यवस्था तो दुनिया की सबसे रद्दी व्यवस्था है। और आज यही होता है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े घोटाले करते हैं लेकिन उनको आप वापस नहीं बुला सकते क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है। और ये अधिकार आपको कब मिलता है? जब 5 साल पूरे हो जाते हैं। और मैं आपसे कहूं कि आपके घर में मान लीजिए कोई नौकर आपने रखा, उस नौकर ने घोटाला किया, घर के करोड़ों रुपए लेकर भाग गया, लाखों रुपए लेकर भाग गया, तो उस नौकर को आप 5 साल तक इसलिए बर्दाश्त करेंगे कि उसको वापस बुलाने का अधिकार नहीं है आपको। आप तुरंत काम कर उसको घर के बाहर कर देंगे। तो यह व्यवस्था संसद में क्यों नहीं है कि जब बड़े बड़े घोटालेबाज मंत्री वहां बैठे रहते हैं? इसलिए क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। तो 5 साल तक हम उनका घोटाला बर्दाश्त करते रहे? मैंने उनको खुली छूट है 5 साल तक घोटाले करने की। तो ये व्यवस्था कैसी है फिर? इसको डेमोक्रेसी क्यों? मधुर होगा मन का संवाद, रहेगा नहीं कोई विवाद।